हेलो एवरीवन। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि सीबीएसई ने क्या है क्लास 12 के सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं। जब से सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं तो बच्चों को एग्जाम का पैटर्न पता चल गया है और इस एग्जाम पैटर्न में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, टर्म 2 के लिए कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरीके से आप 100% तक स्कोर कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या है सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो के एंडिंग तक आप बने रहिए। तो बच्चों देखिए, कुछ पॉइंट्स हम मेंशन करते हैं जिनको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आपका आता है वो समझिए। जैसे आपको क्या है एग्जाम में क्या है अपने मार्क्स लेके आना है। अगर बेटा आपको एग्जाम में मार्क्स लेके आना है तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका एग्जाम पैटर्न। बेटा आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लें, अगर आपको यही पता नहीं है कि भाई एग्जाम में क्या पैटर्न आने वाला है, कितने सेक्शन रहने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि भाई सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स का पेपर है, कितना आपको टाइम मिलने वाला है। तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्या है बहुत पीछे चल रही है। तो आपको क्या है फोकस करना होगा अपने एग्जाम के पैटर्न पर और एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। अब देखिए, जब आप एग्जाम पैटर्न को चेक करेंगे तो भाई आप वेबसाइट पे जाकर क्या है एग्जाम के पैटर्न को देख सकते हैं और ऑलरेडी हमने वीडियोस भी अपलोड किए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और एग्जाम पैटर्न का पूरा नॉलेज ले सकते हैं। अब बेटा देखो, एग्जाम की तैयारी तो देखो सभी करते हैं, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई हमारे जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई मार्क्स तो हर कोई अच्छे लाना चाहता है, लेकिन आएंगे कैसे। देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना है कि भाई आपको मार्क्स कौन देगा। आपको मार्क्स देगा सीबीएसई। तो भाई सीबीएसई किन गाइडलाइंस को दे रहा है वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सीबीएसई ने क्या किया हुआ है, सीबीएसई ने आपके लिए मार्किंग स्कीम दिया है। सीबीएसई ने आपको बताया है कि भाई मार्किंग का स्कीम क्या है। मतलब जो आपको स्टेप मार्किंग मिलने वाली है वो आपको कैसे मिलने वाली है। और बेटा हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बताया गया आपको। तो बेटा हर एक सब्जेक्ट के लिए मार्किंग पैटर्न, जो मार्किंग स्कीम है वो सीबीएसई ने आपको ऑलरेडी दिया है। अगर आप मार्किंग स्कीम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई फिजिक्स में कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं, केमिस्ट्री में कैसे मिलेगा, मैथ्स में कैसे मिलेगा, बायो में कैसे मिलेगा, इंग्लिश में कैसे मिलेगा। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका जो मार्किंग पैटर्न है वो सीबीएसई ने ऑलरेडी बता दिया है। अब बेटा एग्जाम पैटर्न देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, किस टाइप से पूछे जाने वाले हैं और उनमें आपका किस तरीके से आपको मार्क्स मिलने वाला है, कहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, वो सब चीजें आपको क्या देखना है। बेटा यदि आपको ये चीजें नहीं पता है, ये दोनों पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमने क्या है इन दोनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो सेपरेट सब्जेक्ट के वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं चैनल पे। तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल में अदर वीडियोस को देखकर भी हर एक सब्जेक्ट के बारे में क्या नॉलेज ले सकते हैं। और बच्चों जब ये आप कर लेते हैं भाई एग्जाम पैटर्न को, मार्किंग स्कीम को, तो बेटा इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या आता है वो समझना है। बेटा थर्ड पॉइंट होता है आपकी बुक्स। अब बेटा आप में से काफी लोग सोच रहे हो सर बुक्स तो मेरे पास हैं। बेटा बुक्स तो हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो बुक्स हैं उनको लिमिटेड रखिएगा। उनको क्या रखिएगा, लिमिटेड रखिएगा। काफी बच्चे क्या करते हैं कि भाई जैसे मैथ्स है, आईडी भी पढ़ रहे हैं, आरएस भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, तो फिर उनका लास्ट में स्कोर क्या है ना बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है एक बुक पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाया और सारी बुक्स के चक्कर में उनका क्या है पूरा बेड़ा पार हो गया। फिर उसके बाद वो सैंपल पेपर भी ले लेते हैं तो बच्चा क्या पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, लिमिटेड सोच रखना है। एक आपको जैसे एनसीईआरटी आपका मेन है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। आफ्टर डेट आप क्या कर लें, जो सैंपल पेपर आपको अच्छा लगे किसी भी पब्लिकेशन का, वो आप एक क्या कर लें सैंपल पेपर ले लें। बस आप क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है और सैंपल पेपर को लगाना है और इन्हीं चीजों को इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर दे सकते हो। चाहे बात हो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ्स की, इंग्लिश की, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अच्छे से आंसर दे सकते हो। ये आप आंसर अच्छे से कब दे पाएंगे, जब आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से होगा। तो भाई एक बुक को अगर आप पढ़ेंगे उसका कई बार मल्टीपल रिवीजन देंगे तो फिर काम बन जाएगा। और यदि आप मल्टीपल रिवीजन नहीं देंगे तो फिर काम क्या है बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। तो बेटा पॉइंट नंबर जो 4 है वो है हमारा मल्टीपल रिवीजन। मतलब बेटा देखो क्या करना है, जो बुक्स आपने लिमिटेड रखा हुआ है तो आप क्या मल्टीपल रिवीजन दे सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन बच्चे काफी पूछते हैं कि सर जैसे मान लो बुक्स हमारे पास हैं, अगर मान लो एनसीईआरटी से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या करें, कहाँ जाएं? तो बेटा जब कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप सेकंड बुक पर क्या मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि भाई आप क्या है पहले एनसीईआरटी पूरी कर रहे हो, फिर आरडी पूरी कर रहे हो, फिर आरएस पूरी कर रहे हो। कई बच्चे ऐसे करते हैं, फिर सैंपल पेपर कर रहे हैं। तो बेटा इंसान हो, एक एक व्यक्ति इतनी सारी चीजों को एक साथ एक प्रॉपर वे में नहीं कर सकता है। और बेटा काफी बच्चे देखे हैं जो क्या करते हैं, मैंने देखा भाई जैसे फिजिक्स में भी अगर आप बात कर लो भाई, बहुत पब्लिकेशन की बुक ले आते हैं, लेकिन जब ले तो आते हैं लेकिन जब उनके मार्क्स आते हैं तो बेटा अगर कोई बच्चा अगर 4-4 बुक से पढ़ रहा है, अगर वो कहता है कि भाई मुझको सब कुछ आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, तो भाई मेरा कहना ये कोई कम से कम 95 मार्क्स तो लेके आओ। फिर अगर आप 95% भी नहीं ला पाते तो फिर भाई आपका जो पढ़ना है कहीं ना कहीं बेकार है भाई 4 बुक से। तो बेटा ध्यान ये रखना है कि लिमिटेड बुक्स रखना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने मार्क्स को कोशिश करिए कि भाई आप जो है 100% का टारगेट बनाएं। तो बेटा 100% बिल्कुल पॉसिबल है और काफी बच्चे ला भी चुके हैं। तो आप ध्यान रखें कि भाई 100% टारगेट बनाएं और अपने टारगेट को क्या अचीव करने के लिए पॉइंट्स को फॉलो करें। तो बेटा ये कुछ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, 4 पॉइंट्स आपके हो चुके हैं। अब बेटा इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा लास्ट पॉइंट है आपका टाइम टेबल। अब बेटा आप में से काफी लोग सोच सकते हैं टाइम टेबल तो हम बहुत बनाते हैं और बहुत बिगाड़ते भी हैं। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि बनाना और बिगाड़ना आप ही के हाथ में है। तो आपको सोचना है कैसे आपको क्या चीजें मेंशन करना है। बेटा टाइम टेबल को बनाना है। अब बेटा टाइम टेबल तो देखो बेटा सभी बनाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बेटा अगर मैं आपसे बात करूँ टाइम टेबल की, तो बेटा टाइम टेबल देखो जनरली लोग कैसे बनाते हैं, 6 से 8 ये पढ़ना है, 8 से 10 ये पढ़ना है, फिर 10 से 12 ये पढ़ना है, तो फिर उसी में उनका टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। तो टाइम टेबल क्या है, सिंपल बनाना है। सिंपल का मतलब होता है इसमें आपको ब्रेक डालने हैं। जैसे मान लो आपने क्या सोचा कि भाई मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, आपने सोचा कि भाई मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, तो 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद क्या है आधे से 1 घंटे का ब्रेक ले लो। फिर आप 1 घंटे बाद फिर आप 2 घंटे पढ़ लो, फिर आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो। जब आप इस तरीके से करोगे तो फिर क्या है कि आपको बर्डन नहीं लगेगा। और अगर आप क्या करोगे भाई मैं 10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ूंगा या 6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ूंगा, तो बेटा 6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होगा आपका वो कहीं ना कहीं क्या है जाने लगेगा। और जब कंसंट्रेशन जाने लगेगा तो फिर जो आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं आ पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जैसे गांव में अक्सर आपने देखा होगा भी लकड़ियां काटी जाती हैं पेड़ से, और जो लकड़ियां काटी जाती हैं उन लकड़ियों को काटने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं भाई हमारे पास 2 आदमी हैं, एक है आदमी ए और एक आदमी है बी। अब बेटा आदमी ए को भी कुल्हाड़ी दी गई और आदमी बी को भी कुल्हाड़ी दी गई। अब बेटा जो आदमी ए है उसने कहा कि भाई मैं लकड़ी ज्यादा काट के दिखाऊंगा, बी भी कह रहा भाई मैं ज्यादा काट के दिखाऊंगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई इन दोनों में से एक ही ज्यादा काट पाएगा। अब बेटा देखो हुआ क्या, ये जो आदमी ए था, तो ये आदमी ए था इसने लकड़ी काटना स्टार्ट किया और बी ने भी स्टार्ट किया सेम टाइम पर। अब ये क्या करता था, लकड़ी को लगातार काटता गया, लगातार काटता गया। इसने कहा कि भाई मैं सबसे पहले काट के दिखाऊंगा। कॉन्टिन्यूअस ये क्या करता है, लकड़ी काटने का प्रयास करता है। ये कहता है कि भाई मैं लगातार काटूंगा तो सबसे जल्दी काट लूंगा। ऐसा ये सोचता है कि भाई अगर मैं लगातार काटूंगा लकड़ी को तो मैं क्या है ज्यादा काट लूंगा। तो भाई ये अपनी सोच के अकॉर्डिंग चल रहा था। अब उसी जगह जो पर्सन भी था इसने कहा कि भाई मैं बीच में क्या करूंगा, रेस्ट करूंगा। लेकिन जो रेस्ट करूंगा थोड़ी थोड़ी देर का, उसमें क्या करूंगा, जो कुल्हाड़ी होगी उसकी जो धार है उसको पैना करूंगा। अब ये क्या करता था, जो कुल्हाड़ी थी उसकी धार को पैना करता था। तो बेटा जब ये धार को पैना करता था तो क्या होता था, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जब धार पैनी हो तो लकड़ी क्या है इजिली कम समय में आसानी से कट जाएगी। और अगर धार पैनी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, काटने में क्या टाइम लगेगा। तो बेटा लगातार तो इसने किया कॉन्टिन्यूअस, क्या ये ज्यादा लकड़ी काट पाया, नहीं काट पाया। क्यों, क्योंकि इसकी कुल्हाड़ी की जो धार थी वो क्या है जा चुकी थी। तो उसी तरीके से आप हो भाई, अगर आप कॉन्टिन्यूअसली पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन पावर है, जो कॉन्सेंट्रेट आप कर रहे थे वो क्या है जाने लगेगा। और जब कॉन्सेंट्रेशन जाने लगेगा तो फिर भाई आप
किताब तो खोले बैठे, हो सकता है भाई आपके दिमाग में आपके जैसे मान लो स्कूल की बातें आ रही हो सकता है आपकी फैमिली की बातें आ रही हो सकता है आपके दोस्त की बातें आ रही हो, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई जो ब्रेक ले लेके के आप पढ़ो, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हम कम समय में आउटपुट ज्यादा कैसे निकाल पाए। जितना आप आउटपुट निकाल ले जाओगे वही आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि बेटा देखो पढ़ना पढ़ते तो सभी हैं, क्या आपको पता है भाई क्या सबके मार्क्स क्या 90% 95% से ज्यादा आते हैं क्या? सबके तो नहीं आते हैं। क्या डिफरेंस होता है? तो एक कहीं ना कहीं डिफरेंसेस उनके पढ़ने के तरीके में, कंसंट्रेट करने के तरीके में होता है। अब बेटा देखो, अगर लॉजिकली अगर हम बात करें कि भाई एक व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, एक व्यक्ति लगातार काम नहीं कर रहा है, तो भाई दिमाग यही कहता है कि जो लगातार काम कर रहा है उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में रिजल्ट किसका अच्छा हुआ? जो लगातार नहीं कर रहा था, जो क्या है धार को पैर करता जा रहा था। तो मेन मेन बात ये है यहाँ पे कि आपको एक स्मार्ट वर्क के साथ क्या हार्ड वर्क करना है। देखो हार्ड वर्क तो करो, लेकिन क्या है, अगर स्मार्ट वे में करोगे तो फिर क्या है, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। और सिर्फ हार्ड वर्क करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो फिर क्या है, रिजल्ट क्या है आपको वैसे नहीं दिखाई देंगे जैसा आप चाहते थे। बेटा हार्ड वर्क को एक स्मार्ट वे में अगर आप करते हैं तो फिर वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे और आप अच्छे से अपने मार्क्स भी ला पाएंगे। और बच्चों यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और बच्चों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट हैं जहां पर आप क्या लेक्चर्स देख सकते हैं फिजिक्स के, और प्रॉपर वे में सब कुछ फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए जहां पे आपको फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम सबका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप फेसबुक पेज को जैसे आप लाइक करते हैं तो आपके सामने हमारा नंबर अपेयर हो जाता है, तो उस नंबर के माध्यम से आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों जो भी आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।